गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ततारा वामीरो की कथा वो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक है लीलाधर मंडलोई। अब आप जब भी वीडियो देखिएगा चैप्टर का, तब आप एक काम करना कि उसके ऊपर जो आपको लिखा हुआ है कि ये इस चैप्टर का वीडियो है, तो पहले आप अपनी बुक है स्पर्श 2 उसमें 2 बार रीड करना। फिर जब आप वीडियोस देखेंगे तो आपको वो सारी बात मैं जो समझा रही हूँ वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसलिए जो रीड किया हुआ चैप्टर होता है ना, वो हमने अच्छे से ध्यान से रीड किया है और यहाँ से मैं समझाऊंगी, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम सीखने जा रहे हैं ततारा वामीरो की कथा है और इसको लिखी है लीलाधर मंडलोई ने। तो सबसे पहले हम लीलाधर मंडलोई का इंट्रोडक्शन कर ले। 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए, इनको बुलाए गए। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे थे। वह क्या कर रहे थे उन दिनों जब उनको आमंत्रित किया, तब वो प्रसार भारती दूरदर्शन का कार्यभार संभाल रहे थे। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि थे, वे कविताएं भी बनाते थे। लीलाधर मंडलोई, उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है, जैसे कि जीता जागता चित्रण उनकी कविताओं में मिलता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो हम अब भी जान रहे हैं कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप है 2 हमारे, तो द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा ये जो चैप्टर है वो उनकी जनजाति पर बनाया गया है हमारा ये गद्य चैप्टर। अपने आप में एक समाजशास्त्री का अध्ययन भी है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना लेखक की ओर प्रवृत्त करता है। वो मूलतः कवि थे, इसलिए उनका ये सब उनके कविताओं में मिलता है। वैसे ये हमारा जो ये गद्य है ततारा वामीरो की कथा, ये द्वीप समूह की कथा है। तो उनमें क्या है, तो वहाँ की लोक जीवन की कथा बताई है, जनजीवन की कथा बताई है। अपने रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख कृतियां है। उनकी जो मेन कृति क्या है, घर घर घुमा, रात बिरात, मगर, एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी, ये उनकी प्रमुख कृतियां है। तो ये हमारी ततारा वामीरो की जो कथा है, वो कथा ततारा और वामीरो 2 पे लिखी है। तो यहाँ पे क्या बताया है हमारे पाठ में कि ततारा और वामीरो जो है, जो सभ्यता जितनी पुरानी है, यहाँ पे बताया है जो सभ्यता जितनी पुरानी है, जो कि हमारे जो पुराने जो ख्याल है, वो उसके बारे में उतने ज़्यादा किस्से कहानियाँ हम सुनते हैं, हमको मिलते हैं। किस्से जरूरी नहीं कि सचमुच ऊपर से घटित हो, जिस रूप से में हमें सुनाया या पढ़ने को मिलते हैं, उतना जरूर है कि इन किस्सों में कोई ना कोई संदेश या सीख निहित होती है। पुराने जो किस्से हमें मिलते हैं, उसमें हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर है। अंडमान और निकोबार जो 2 द्वीप समूह है, वहाँ पे इतने किस्से मशहूर है। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। यहाँ जो हमारे लेखक है लीलाधर मंडलोई, उन्होंने जो किस्से बताए हैं वो 2 द्वीप समूहों की कथा है। यहाँ जो हमारा पाठ है ततारा वामीरो की कथा, उसमें ततारा वामीरो कथा द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। छोटा सा जो द्वीप है उस पर केंद्रित, मुख्य आधार बिंदु उसका गद्य जो बनाया है हमारे लेखक ने, उस पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। ये ततारा और वामीरो की जो कथा मिली है हमें यहाँ चैप्टर में पढ़ने के लिए, वो उसमें क्या है कि ये पुरानी जो मान्यता थी 2 द्वीपों की, तो उन 2 द्वीपों में एक द्वीप पे ततारा रहता था
और दूसरे पे वामीरो रहता था। और दोनों द्वीपों जो पुरानी जड़ें जमा हो चुकी है हमारी कि ऐसा ही करना चाहिए, वो उस जड़ को उखाड़ने के लिए, वो मान्यता को रद्द करने के लिए ये युगल है, ततारा और वामीरो दोनों अलग अलग द्वीप पे रहते थे। और ये युगल था, वो उन्होंने अपना आत्म बलिदान दे दिया, तब वो उस जड़ को उखेड़ लिया और दो द्वीप समूह के लोग थे वो फिर से जुड़ गए। तो एक आत्म बलिदान देना पड़ा। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ पे लिखी है कि कैसे बलिदान दिया, क्या कथा है। तो प्रेम सबको जोड़ता है। ततारा और वामीरो की प्रेम कथा है और द्रोणा दूरी बढ़ाती है। वैसे भी हम देखें कि प्रेम ऐसा नहीं कि दो युगल ही प्रेम कर सकते हैं, माता पिता भाई बहन, हम हमारे कजिन, किसी के साथ हम प्रेम की भाषा से हमारी बात अच्छे से बनती है। और जो द्रोणा करते हैं हम, तो उससे हमारी दूरी बढ़ती है। तो इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। उसे याद नहीं करता बल्कि उसने जो बलिदान दिया है, प्रेमी जो युगल था हमारे चैप्टर में, जो उनका बलिदान था वो उसको व्यर्थ नहीं जाने देता है। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। यहाँ पे जो हमारे ततारा और वामीरो की कथा है, प्रेम कहानी, ततारा और वामीरो दोनों अलग अलग द्वीप पे रहते हैं। अब एक द्वीप पे ततारा है, एक द्वीप पे वामीरो है। उसमें क्या है, पुरानी मान्यता के अनुसार दो द्वीप है ना, तो दो द्वीपों के गांव के लोग एक दूसरे में जा नहीं सकते, एक दूसरे को बोल नहीं सकते, एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ उनके विवाह नहीं संबंध जुड़ सकते। वो दोनों गांव के पुराने ख्याल है, ऐसे जड़ जमा हो गई थी पहले से पुराने ख्याल में। अब एक दिन क्या होता है, वामीरो और ततारा मिलते हैं द्वीप समूह पे, तो उस दोनों के बीच में प्रेम संबंध बनता है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर वो दोनों गांव के लोग उसको मान्य नहीं रखते, तो फिर लास्ट में क्या होता है, ततारा साहसिक था, सबकी सेवा करता था, सबको मदद करता था, दूसरे गांव में जाकर भी मदद करता था, पर ये सबको पसंद नहीं था। एक द्वीप अंदाबार और एक निकोबार, दोनों द्वीप के लोग एक दूसरे के साथ कोई व्यवहार नहीं कर सकते थे। तो ये दोनों प्रेमी युगल ने अपना जब लास्ट में बलिदान दे दिया, तब से लोग दोनों गांव एक हो गए, दोनों द्वीप एक हो गए। तो ये एक युगल ने अपना आत्म बलिदान दे दिया। इसके बाद वो आत्म बलिदान को नष्ट नहीं किया, आत्म बलिदान को उसी युगल की कथा यहाँ पे बयान है। मतलब कि जो आत्म बलिदान दिया ततारा और वामीरो ने, उसके बाद दो द्वीपों के लोग एक हो गए और उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया। वैसी कथा यहाँ पे हमको सीखने को मिलेगी, ततारा और वामीरो की कथा। अब हम देखेंगे ततारा और वामीरो की कथा क्या है हमारे चैप्टर में। हम आगे देखें, मैंने थोड़ा सार आपको बता दिया है। ततारा वामीरो कथा, आप ध्यान से सुनिएगा चैप्टर को कि ततारा कैसा है, वामीरो क्या है, क्या स्थिति है दो द्वीपों की, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम देखें कि ततारा और वामीरो दोनों एक प्रेमी युगल है, उनकी कथा बताई है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है, जो हम अब जानते हैं वही द्वीप है, अंडमान और निकोबार, दो हमारे टापू यानी कि द्वीप। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान यानी कि छोटा। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। ये पोर्ट ब्लेयर से कितने दूर है, तो 100 किलोमीटर दूर है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है। निकोबार की श्रृंखला आरंभ होती है मतलब कि उसकी क्रम स्टार्ट होती है, कड़ी श्रृंखला यानी क्रम या कड़ी आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार और अंडमान वहां से शुरू होते हैं।
निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है। निकोबार पहला प्रमुख द्वीप है। कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से 96 किमी दूर है। अब कितने दूरी है दोनों में? 96 किमी की। कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से निकोबार 96 किमी दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। ये निकोबारियों का क्या विश्वास है कि दोनों द्वीप समूह एक ही थे पहले, पर क्या हुआ, इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है। अलग अलग क्यों हो गए, इस पे भी एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है कि ये अलग क्यों हुए थे। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार, अंडमान और निकोबार दो द्वीप समूहों की ये कथा है, तो जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े थे तब वहां एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। ये दोनों द्वीप समूह गांव के पास में एक सुंदर और शक्तिशाली, कैसा युवक है? सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था और उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बहुत प्रेम करते थे। ये ततारा था वो पास के गांव का था और निकोबारी उसे बहुत प्रेम करते थे। अब आप देखिएगा कि क्यों लोग उसे प्रेम करते थे, दूसरे गांव वाले भी। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। वो कैसा था, उसका व्यक्तित्व कैसा था? तो ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। जब कोई बुलाता अपनी हेल्प के लिए तो वो तत्पर ही रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता था। वो ऐसा नहीं कि मेरे गांव के लोगों को ही मैं सेवा करूंगा, पर वो जो दूसरे गांव वाले, दूसरे द्वीप वाले उसे बुलाएंगे तब भी वो सेवा करना का परम कर्तव्य उनका था, ततारा का। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, यानी कि लोग उसे याद करते थे, वो सब लोग उसे जानते थे क्योंकि उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली व्यक्तित्व था। वो मदद के लिए तैयार रहता था, सेवा करने के लिए, इसलिए सब उसे बेहद प्रेम करते थे। तो इस त्याग की वजह से सभी उसका आदर भी करते थे। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते थे। जब किसी को मुसीबत आ जाती थी तब उसे याद करते थे, स्मरण यानी याद करते थे, और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता था। कोई भी बुलाता था सबके हेल्प के लिए, दूसरे गांव वालों के, दूसरे द्वीप के लिए, सबकी मदद के लिए वो पहुँच जाता था। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। अब ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसे सब लोग मदद के लिए जाता था, इसलिए सब लोग आमंत्रित तो करेंगे। तो यहाँ क्या होता था, सब पर्व या त्योहार आते थे, उत्सव आता था तो सब उसे आमंत्रित करते थे, बुलाते थे उसे। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, वो प्रभावशाली व्यक्तित्व तो था ही, फिर भी वो मदद भी करता था। तो इसलिए वो सर्व लोग पर्व त्योहारों पर उसे आमंत्रित करते थे। साथ ही आत्मीय स्वभाव, एक दूसरे के साथ आत्मीय का उनका स्वभाव था कि वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। उनका ऐसा स्वभाव था, नेचर अच्छा था, इसलिए उनके साथ आत्मीय स्वभाव से जुड़ जाना चाहते थे लोग, दूसरे गांव वाले भी। पारंपरिक पोशाक के साथ वो कैसा पारंपरिक पोशाक पहनता था। अब देखो उसका बाहरी देखाव क्या है, कैसा है। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रखता था। वो क्या और कैसा लगता था, कैसा पहनता था, तो वो अपनी सदैव यानी कि हमेशा उनकी कमर में एक लकड़ी की तलवार बांधे रखता था, लकड़ी की तलवार बनी हुई। लोगों का मत था कि बावजूद लकड़ी की होने पर, लोगों का मत था बावजूद लकड़ी की तलवार होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। लोग क्या मानते थे कि वो लकड़ी की तलवार बांधे रखता है ततारा अपनी कमर में, फिर भी वो ततारा की कमर में जो तलवार है उनमें कैसी शक्ति है, अद्भुत दैवीय शक्ति है। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता था। अपनी कमर से वो ततारा वो तलवार को कभी अलग होने नहीं देता था, सदैव उसके पास रखता था। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता था, वो तलवार का उपयोग नहीं करता था, पर वो रखता था अपने पास लकड़ी की तलवार।
किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण, वो साहसिक भी था, ततारा कैसा था, साहसिक था, तो वो साहसिक कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। बहुत उसने साहसिक कारनामे किए थे, वो चर्चित थे, चर्चा का विषय बन गए थे गांव में, तो लोग बाघ तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे कि उसके पास जो तलवार है उसमें दैवीय शक्ति है। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, विलक्षण रहस्य थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम यानी कि बहुत सारी मेहनत के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ता है, घूमने जाता है समुद्र किनारे पर। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था, यानी कि सुबह क्षितिज यानी कि धरती और आसमान जब हमें मिले हुए दिखते हैं ना, उस स्थान को हम क्षितिज बोलते हैं। तो जब सूरज ढलने को वो समय होता है शाम का, तो वह क्षितिज पर समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था, सूरज डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी, यानी कि ठंडी हवा आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाट, यानी कि शाम को जब पक्षी अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं तब बहुत चहचहाट होती है। शनैः शनैः यानी कि धीरे धीरे क्षीण होने की थी। उनका मन शांत था, ततारा का मन शांत था। विचार मग्न ततारा सामुद्री बालू पर बैठकर, जो समुद्र में जो रज होती है उस पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों की समुद्र को निहारने लगा। एक दिन ततारा क्या देख रहा था, वो दिन पर थक गया था, तो थक गया था इसलिए वो घूमने को निकल पड़ा, टहलने को निकल पड़ता है। तो समुद्र किनारे जाता है और शाम का समय है, सूर्य ढलने का समय है, तो ठंडी ठंडी जब हवा आती है तो वो पक्षियों के जब सायंकालन का समय होता है अपने घोंसले में जाने का, तो उसी समय उनका मन शांत था। वो विचार मग्न ततारा कहाँ बैठता है, समुद्र की वालू पर बैठकर क्या देख रहा है, क्या निहार रहा है, सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणें निखार रहा है। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गुजर सुनाई देती है। वो बैठा था समुद्र किनारे पर और रंग बिरंगी सूर्य की किरणें देख रहा था, तब कहीं से उसके कानों में मधुर गीत की आवाज सुनाई देती है, गीत की गुंजन सुनाई देती है, संगीत सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। गीत के शब्द ऐसे सुंदर थे, आवाज इतनी सुंदर थी, स्वर इतना सुंदर था कि वो मानो उसकी आवाज उसके कानों तक उसकी तरफ आ रही हो, बहते हुए उसके तरफ आ रही हो, ऐसा उसे लगा। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता था, जो समुद्री लहरें उठ रही थी वो भी सुनाई देता था। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। इतना सुंदर आवाज आ रही थी गीत की कि वो बैठा था तो अपनी सुध बुध खो गया। वो इतनी सुंदर आवाज में तल्लीन हो गया, मग्न हो गया। सुध बुध खो देना यानी कि वो उसमें तल्लीन हो जाना, मग्न हो जाना। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। लहरों की प्रबल वेग आई और वो तंद्रा भंग कर दी। वो एक चित्त से सुन रहा था तो उसकी तंद्रा भंग हो गई। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा। जब जहाँ से आवाज आ रही थी उसकी तरफ जाने के लिए, उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए वो विवश हो गया, यानी कि वो लाचार हो जाता है उसकी तरफ। जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे, वो जब जिस दिशा से वो आवाज आ रही थी वहाँ गीत बह रहे थे, तो वहाँ अब भी उसके स्वर गूंजते आ रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया, जहाँ से आवाज आ रही थी वह वहाँ से बढ़ता गया आगे। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ती है। जहाँ से आवाज आ रही थी उस दिशा में वो बढ़ता आगे जा रहा है। तो वो गीत कौन गा रहा था? एक युवती गा रही थी। तो उसकी नज़र किस पर पड़ती है? एक युवती पर पड़ती है, जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एक टक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। वो समुद्र की ढलती हुई जो आकर्षक समुद्री देह है
उस पर देख निहारते हुए वो गा रही थी अपने सुर में। यह एक श्रृंगार गीत था। रस होते हैं 9 रस, इसमें एक कौन सा रस है? श्रृंगार रस। तो वो गीत है वो किस रस में गा रही थी? श्रृंगार रस में गा रही थी। इसलिए वो ततारा को सुनने की आवाज़ अच्छी लगी, वो सुध-बुध अपनी खो देता है और उसकी वास आकर्षित होकर वहाँ जाता है। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। ज्ञात એટલે यानी कि वो जान ही न सकी, गाने में इतने तल्लीन थी वो युवती कि उसे ये अजनबी वो उसे देख रहा है, वो उसको पता ही नहीं चला। युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है, यानी कुछ बोले बिना वो उसे ताके जा रहा है, उसका स्वर सुने जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी, यानी कि समुद्र की ऊंची लहर आई और उसे भिगो गई। यानी कि वो युवती गा रही थी, समुद्र के किनारे बैठे, तो वो समुद्र की लहर आई और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। वो गा रही थी, वो गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। वो गाना भूल गई, लहर उठी इसलिए, तो इसके पहले ही वह सामान्य हो पाती, यानी कि वो उस स्थिति में आ जाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। कुछ आवाज सुनी, वो गाना गा रही थी, वो समुद्र की लहर की हवा उठी, लहरें उठी, उसे भिगो दिया, वो गाना भूल गई। इतने में क्या उसने एक आवाज सुनी, एक आकर्षक और गंभीर आवाज सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ये कौन बोल रहा है? ततारा बोल रहा है। ततारा वामीरो गा रही थी, वो गाने में तल्लीन हो गया है, तो एकाएक बोल ही जाता है वो कि तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? प्रश्न पूछता है ततारा वामीरो से। अब एक दूसरे को वो जानते नहीं, ये पहली बार देखा है युवती को, उसका नाम क्या है वो भी पता नहीं, लेकिन वो गाना सुन रहा था ततारा, तो वो इतना सुध-बुध हो गया था गाना सुनते सुनते कि वो जैसे बंद कर देती है लहरें आते ही, तो वो एकाएक पूछ लेता है कि तुमने इतना मधुर गाना क्यों छोड़ दिया अधूरा? ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा, यानी कि नम्रता से कहा कि तुमने इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई, आश्चर्यचकित हो गई वो कि ये यहाँ कौन आ गया मेरे सामने। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, ये कौन आया? मैं गा रही थी, कौन सुन रहा है? तो ऐसा कोई अजनबी व्यक्ति को देखकर वो भीतर से किसी कोमल भाव की संचार होती है, किंतु क्या होता है? संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, यानी कि वो इस पुरुष को जानती नहीं थी। पहले बताओ तुम कौन हो? तुम मुझे पूछने वाले तुम कौन हो कि मैंने गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? इस तरह मुझे गुरु ने, यानी कि वो देख रहा था ना ततारा, उनका गाना सुन रहा था, तो इस तरह मुझे गुरु ने और इस असंगत प्रश्न का कारण अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यानी कि ऐसे में बंधी हुई नहीं मेरे गांव के लोगों के साथ और गांव के लोगों के प्रश्न के उत्तर देने के लिए, और तुम कौन हो? ऐसा कहती है। यह तुम भी जानते हो और तुम भी ये जानते हो कि हम एक दूसरे के गांव के दूसरे पुरुष और स्त्री के साथ बात नहीं कर सकते, ये हमारी परंपरा है। तो वामीरो बोलती है कि पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य, यानी कि मैं दूसरे गांव के लोगों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए बंदी नहीं हूँ, बाध्य नहीं। यह तुम भी जानते हो कि हमारे दूसरे गांव के साथ हमारा कोई व्यवहार नहीं है। ततारा मानो सुध-बुध खो हुए था, यानी कि ततारा क्या बोली, वो तो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। जवाब तो नहीं दिया, पर उसका गाना मधुर लगा, स्वर मधुर लगा, तो वह फिर से यही सवाल पूछता है, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो।
तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। वो उससे कंठ के प्रति मोहित हो गया वो गाना सुनने के लिए। तो वो फिर से पूछता है तुमने गाना क्यों रोक दिया? गीत पूरा करो, सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। अब वामिरो क्या बोलती है? वामिरो ने तो क्या पूछा, तुम कौन हो, मुझे क्यों घूर रहे थे, और मुझे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। तो वो बोलती है यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ। युवती ने कहा मैंने क्या पूछा कि तुम कौन हो, पहले ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती घाव में तुम्हें कभी देखा नहीं। वामिरो के गांव का नाम क्या है? लपाती। कि तुमको मेरे गांव में कभी देखा नहीं और तुम मेरे लपाती गांव के तो हो ही नहीं। लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। ततारो मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच न सकी। वो क्या बोली वो उसने सुना नहीं। वामिरो ने, ततारा ने आवाज ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की, यानी कि पुनः विनम्रता से पूछा तुमने गाना क्यों रोक दिया? अभी तीसरी बार पूछता है, पहले तो पूछा, दूसरी बार पूछा तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। अब यहाँ तक, इसके बाद हम आगे चैप्टर सीखेंगे। अब यहाँ तक सबसे पहले वामिरो और ततारा मिलते हैं एक समुद्री